इमेजिन कीजिए कि गवर्नमेंट कुछ सिटीजन्स को कहे कि आप कुछ फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद कुछ स्पेशल सिचुएशंस में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस अलाउ करता है, स्पेशली आर्म फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस लाइक मार्शल लॉ में। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आर्टिकल नंबर 33, 34 एंड 35 में एक्सप्लेन किए गए हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू पार्ट 58 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज एंड पार्ट 17 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 33, 34 एंड 35 को, और उसके साथ साथ हम मार्शल लॉ क्या होता है उसको समझेंगे, डिफरेंस क्या है मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी के बीच में उसे भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। So we will start with article number 33. Powers of Parliament to modify the rights conferred by this part in their application, etc. Parliament may by law determine to what extent any of the rights conferred by this part shall in their application to the member of the armed forces. इसका मतलब क्या होता जा रहा है उसे पहले हम समझते हैं। आर्टिकल नंबर 33 में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है कि वह कानून बना के कुछ लोगों के लिए फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकती है, ताकि संस्थाओं के अनुशासन और कर्तव्य का पालन होता रहे। मतलब कि फंडामेंटल राइट सभी को मिलते हैं, लेकिन कुछ विशेष सेवाओं में काम करने वाले लोगों के लिए इन अधिकारों पे कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ओके, एंड आर्टिकल नंबर 33 क्लॉज ए के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो लोग आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जो लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काम कर रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ताकि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है डिफेंस का वो मेंटेन करके रखा जा सके, सिक्रेसी जो है वो मेंटेन करके रखी जा सके, एंड ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर जो है वो भी मेंटेन होके रहे। अदरवाइज अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाला जाएगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी में काम कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। सिक्रेसी जो है वो अगर लीक होती है, यानी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन देश का जो है वो अगर लीक होता है, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हो सकती है। अगर डिसिप्लिन सही से नहीं फॉलो होगा तो हमारे डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि अगर कोई सोल्जर है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर कोई बंदा है, सोल्जर है, वो चाहता है कि मिलिट्री डिसीजन की पॉलिसी को वो क्रिटिसाइज करे, तो वो नहीं कर सकता है। वो कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है या फिर मिलिट्री डिसीजंस को पब्लिकली वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। इन शॉर्ट आर्टिकल नंबर 19 के तहत राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो यूज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं यूज कर सकता है? क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो सेना में प्रोटेस्ट या स्ट्राइक करने से नेशनल सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन पे असर पड़ेगा। इसलिए आर्टिकल नंबर 33 क्लॉज ए के तहत आर्म फोर्सेस में जो लोग जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन डाला गया है, और ये अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास दिया गया है कि पार्लियामेंट उनके रिस्ट्रिक्शन से रिगार्डिंग लॉ जो है वो बना सकती है कि कितना रिस्ट्रिक्शन, कितना लिमिटेशन जो है किन किन सिचुएशन में डाला जाएगा। ओके, देन आता है आर्टिकल नंबर 33 क्लॉज बी, द मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। यानी आर्टिकल नंबर 33 क्लॉज बी उन फोर्सेस पे लागू होता है जो सोसाइटी में पब्लिक ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, तो जितने भी फोर्सेस हैं जिनका रोल दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन जो है डाले जाते हैं रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। फॉर एग्जांपल कोई पुलिस वाला जो है वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता है फॉर डिमांडिंग सैलरी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ही जिम्मेदारी दी गई है कि पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन होके रहे, और वही जब स्ट्राइक पे जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन जो है वो इंश्योर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो लोग इन फोर्सेस में काम करते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये सभी फोर्सेस सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती हैं, इसीलिए इनके कुछ फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और वो रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाएंगे? वो रिस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट के द्वारा लगाया जाएगा। देन आता है आर्टिकल नंबर 33 क्लॉज सी,
persons employed in any bureau or other organization established by the state for purposes of intelligence or counter intelligence। यानी आर्टिकल नंबर 33 क्लॉज सी, ये आर्टिकल उन लोगों पे लागू होता है जो लोग स्टेट के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए इंटेलिजेंस या फिर काउंटर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, रॉ में कोई काम कर रहा है, कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो में आईबी में काम कर रहा है, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि जो सिक्योरिटी है देश की उसको मेंटेन करके रखा जा सके। बिकॉज अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है इन लोगों के पास, और वो इंफॉर्मेशन अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपना फंडामेंटल राइट बताते हुए ऐसे ही डिक्लेयर कर देंगे, किसी को भी वो बता देंगे, तो इससे देश के ऊपर खतरा आ सकता है। इसीलिए जो लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके फंडामेंटल राइट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो पुट किए जाते हैं और इंश्योर किया जाता है कि जो सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा कहीं पे भी कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो, ताकि देश के ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा ना आए। ठीक है, कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर है वो कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता है या पब्लिकली उस चीज के बारे में बात नहीं कर सकता है, या फिर कोई सीक्रेट ऑपरेशन अगर चल रहा है उसके रिगार्डिंग वो पब्लिकली बात नहीं कर सकता है। इवन दो वो इंडिया का सिटीजन है, बट आर्टिकल नंबर 19 का वो फुल प्रयोग नहीं कर सकता है, बिकॉज उससे देश जो है जुड़ा हुआ है, देश की सिक्योरिटी जो है जुड़ी हुई है। इसीलिए देश की सिक्योरिटी को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा जा सके, इसीलिए उसके फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो पुट किया जाता है बाय आर्टिकल नंबर 33 क्लॉज सी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन आता है आर्टिकल नंबर 33 क्लॉज डी। ये आर्टिकल उन लोगों पे लागू होता है जो आर्म फोर्सेस या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के कम्युनिकेशन सिस्टम में काम करते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो डिफेंस सिस्टम है या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको बाहर से कुछ लोगों को हायर करना पड़ता है फॉर टेलीकम्युनिकेशन, फॉर आईटी सेक्टर। तो ऐसे लोग जो बाहर से हायर होके अगर सिस्टम के अंदर गए हैं तो उनके पास भी बहुत इंफॉर्मेशन होता है। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 33 क्लॉज डी, ये उन लोगों पे लागू होता है जो लोग डिफेंस फोर्सेस के साथ या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं। यानी कोई सिविलियन अगर डिफेंस फोर्सेस के साथ लगा हुआ है, उसके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग, ताकि वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना करे या फिर टेक्निकल डिटेल्स जो है वो लीक ना करे, जिससे देश जो है वो खतरे में पड़ सकता है या फिर देश जो है वो पीछे हो सकता है। बिकॉज टेक्नोलॉजी अगर किसी पर्सन ने बेच दी किसी दूसरे देश को तो फिर हमारा काफी ज्यादा जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 33 क्लॉज डी में उन लोगों से रिगार्डिंग बात की गई है। देन आता है आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल नंबर 34 बात करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। यानी जब मार्शल लॉ किसी एरिया में अप्लाई होता है उस समय वो एक्टिव है, तो उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लाए जाते हैं उसके बारे में आर्टिकल नंबर 34 में बात किया गया है, एंड स्पेशली यहाँ पे मार्शल लॉ के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल नंबर 34 के अंदर कहा गया है कि जब मार्शल लॉ इम्पोज किया जाएगा किसी भी एरिया में, तो पार्लियामेंट जो है वो इंडेमनीफाई कर सकती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जब भी वो कोई एक्शन लेंगे और उससे किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होगा। ठीक है, बिकॉज वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो एक्शन ले रहा है इन ऑर्डर टू रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर, और इसीलिए पार्लियामेंट जो है लॉ बना के ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि उनके ऊपर केस जो है वो नहीं चलाया जा सके। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी एरिया में मार्शल लॉ जो है वो लगा हुआ है और कुछ लोग जो हैं वो पत्थरबाजी कर रहे थे और मार्शल लॉ लगा हुआ है। दैट मीन्स मिलिट्री के कंट्रोल में वो एरिया है और मिलिट्री वाले जो हैं पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं। पीछा करते करते उनको स्टूडेंट्स का एक ग्रुप मिल गया। मिलिट्री वालों को नहीं पता है कि ये जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है ये उनके साथ पत्थरबाजों के साथ मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, बट शक के बुनियाद पे
जो मिलिट्री वाले हैं वो इन स्टूडेंट्स को भी अरेस्ट कर सकते हैं और जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनको भी ये अरेस्ट कर सकते हैं। तो इन सबको जब अरेस्ट किया गया और बाद में जब मार्शल लॉ खत्म हुआ तो ये जो स्टूडेंट्स जो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व नहीं थे बट उस रूट में वो कुछ कर रहे थे जिसके वजह से वो मिलिट्री के हाथों में आ गए, तो ऐसे स्टूडेंट मिलिट्री लॉ खत्म होने के बाद यानी मार्शल लॉ खत्म होने के बाद मिलिट्री पर्सनल्स पे वो केस नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने हमें बेवजह अरेस्ट किया था। अगर वो केस करते हैं तो पार्लियामेंट जो है लॉ बना के मिलिट्री पर्सनल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इंडेमनीफाई कर सकती है, यानी प्रोटेक्शन उनको दे सकती है। इंडेमनीफाई कर सकती है, इसका क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति को उसके ऑफिशियल एक्शन के लिए लीगल पनिशमेंट से प्रोटेक्शन दिलवा सकती है। ठीक है, सो आई होप कि इस एग्जाम्पल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, देन मार्शल लॉ चल रहा था और मार्शल लॉ के तहत मिलिट्री पर्सनल्स के द्वारा कुछ पनिशमेंट जो है वो दिया गया है वहाँ के सिटीजन्स को इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर। तो ऐसे एक्शंस जो लिए गए हैं उन पनिशमेंट्स को वैलिडेशन दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना के। यानी बाद में कोई ये अगर क्लेम करता है कि नहीं, जब मार्शल लॉ लगाया गया था तो उस समय मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है जस्ट बिकॉज मिलिट्री जब ऑपरेशन कर रही थी उस समय उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो जब ऐसा कोई केस ओरिजिनेट होगा तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना के ये कह सकती है कि नहीं, ये पनिशमेंट देना जो है उस टाइम पे जरूरी था बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे रिस्टोर करना प्राइमरी ड्यूटी दिया गया था मिलिट्री पर्सनल्स को और उसी के दौरान ये चीज हुई है, इसीलिए ये वैलिड है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 34 के अंदर कहा गया है। और ये चीजें क्यों की जाती है? बिकॉज सीरियस इमरजेंसी सिचुएशन जब होता है उस समय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पीस को रिस्टोर करने के लिए मार्शल लॉ जो है वो लगाया जाता है। ऐसे ही जस्ट नॉर्मल सिचुएशन में मार्शल लॉ जो है वो नहीं लगाया जाता। ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, तो एक्सट्रीम सिचुएशन में चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशल पावर्स जो हैं वो मार्शल लॉ के तहत दिए जाते हैं डिफेंस फोर्सेस को। सो मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री कंट्रोल ओवर एन एरिया व्हेन नॉर्मल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन फेल। अगर किसी एरिया में नॉर्मल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है फेल हो जाता है, पुलिस जो है सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर पा रही है, तो मिलिट्री के कंट्रोल में वो एरिया दे दिया जाता है। ठीक है, जब वायलेंट रिबेलियन अगर हुआ हो किसी एरिया में और वो सप्रेस नहीं हो पा रहा है, पुलिस वहाँ पे उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो मिलिट्री का प्रयोग किया जाएगा, मार्शल लॉ उस एरिया में डिक्लेयर किया जाएगा और मिलिट्री के लोग जो है वो जाके उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कोई सीरियस ब्रेकडाउन हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का, तो मिलिट्री लॉ जो है, मिलिट्री रूल जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, मार्शल लॉ जो है लगा दिया जाता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है सिचुएशन को, तो मार्शल लॉ जो है लगा दिया जाएगा। और जितने टाइम के लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है उतने टाइम के लिए मिलिट्री जो है वो सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करवा पाए। ओके, बहुत बार क्या होता है कि आर्मी जो है वो पुलिस की हेल्प करती है और सिविल गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है। तो क्या ये मार्शल लॉ हुआ? जी नहीं, ये सिचुएशन जो है मार्शल लॉ नहीं हुआ। मार्शल लॉ का मतलब हो जाता है जब मिलिट्री जो है वो पूरा कंट्रोल अपने अंडर में ले लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी मिलिट्री के द्वारा चलाया जाएगा एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी मिलिट्री के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरीके से वहाँ पे शट डाउन हो जाता है, मिलिट्री के कंट्रोल में सारी चीज़ें चली जाती है, सारे डिसीजन जो है वो मिलिट्री के जो ऑफिसर होंगे वहाँ पे उनके कंट्रोल में चला जाता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी। मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया जाता है इन ऑर्डर टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर जहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फंक्शन करने में फेल हो जाता है। नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर किया जाता है जब वार का सिचुएशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो। देन मार्शल लॉ को अगर हम देखें तो इसे आर्टिकल नंबर 34 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है एंड नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल नंबर 352 में बताया गया है। मार्शल लॉ जो है वो स्पेसिफिक एरिया में इम्पोज किया जाता है जहां पे नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रेकडाउन हो चुका हो एंड नेशनल इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेम किया जाता है पूरी कंट्री पे या फिर कंट्री के
कुछ हिस्से के ऊपर। मार्शल लॉ जो है वो सस्पेंड कर देता है ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को, एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टेक ओवर कर लिया जाता है मिलिट्री अथॉरिटीज के द्वारा, यानी डिफेंस फोर्सेस जो है वो सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। बट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो है उन्हें सस्पेंड नहीं किए जाते हैं, एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिप्लेस नहीं किया जाता है मिलिट्री रूल के द्वारा। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो मार्शल लॉ जो है उसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर नहीं बताया गया है कि इन प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद ही मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया जाएगा। बट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी हम देखते हैं कि डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर जो है वो बताया गया है कि किस तरीके से प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी किया जाएगा, एंड पार्लियामेंट के द्वारा ये अप्रूव किया जाएगा, प्रेसिडेंट जो है वो इसको डिक्लेयर करेंगे। बट विद रिस्पेक्ट टू मार्शल लॉ ऐसी चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है। ठीक है, अंडर मार्शल लॉ फंडामेंटल राइट जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाया जाता है, और पार्लियामेंट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डिफेंस फोर्सेस को अगर उनके द्वारा कोई एक्शन लिया गया हो और उसके वजह से किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ हो। ठीक है, ड्यूरिंग मार्शल लॉ। बट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट के ऊपर लिमिटेशंस जो है लाए जाते हैं बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 359 एंड आर्टिकल नंबर 358 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 35 की, पावर टू मेक लॉज रिलेटेड टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आर्टिकल नंबर 35 जो है वो बताता है कि फंडामेंटल राइट से जुड़े कुछ मामलों में कानून बनाने का अधिकार, पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास होगा। यानी कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जिन पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकती है, केवल पार्लियामेंट बना सकती है। आर्टिकल नंबर 35 क्लॉज ए क्या कहता है, दैट पार्लियामेंट एलोन हैज द पावर टू मेक सर्टेन लॉज एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक दोज लॉज। यानी कुछ लॉज ऐसे हैं जिसके ऊपर लेजिस्लेशन जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में ये कहा गया है कि सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगी रिगार्डिंग सर्टेन आर्टिकल्स। तो वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 32 क्लॉज 3, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34। सो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या बात करता है? रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन गवर्नमेंट जॉब। जब हमने आर्टिकल नंबर 16 को कवर अप किया था तो उसके तहत हमने बात किया था कि किस केस में रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन गवर्नमेंट जॉब जो है वो एक लिमिटेशन के रूप में आ जाता है, और किस सिचुएशन में उसे पुट जो है किया जा सकता है। तो इससे रिगार्डिंग कोई भी लॉ बनाना होगा तो वो पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगी। यानी रेजिडेंस को अगर एक क्राइटेरिया बनाना होगा फॉर गवर्नमेंट जॉब तो वो पार्लियामेंट करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगी। देन आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 3 हमने इसमें देखा कि आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 3 के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी और कोर्ट को रिट इशू करने का पावर दे सकती है, बट विदाउट अफेक्टिंग द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग जो भी लॉ होगा वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। देन आर्टिकल नंबर 33। सो आर्टिकल नंबर 33 में रिस्ट्रिक्शन जो फंडामेंटल राइट के ऊपर डाले जाते हैं उन लोगों के ऊपर जो आर्म फोर्सेस, पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाएंगे? उससे रिगार्डिंग लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। देन आर्टिकल नंबर 34। सो आर्टिकल नंबर 34 के तहत हमने देखा कि जब मार्शल लॉ अप्लाई किया जाता है और उस समय जो डिफेंस पर्सनल हैं उनके द्वारा अगर कोई एक्शन लिया जाता है इन ऑर्डर टू रीस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर, देन कोई अगर फंडामेंटल राइट का क्लेम करता भी है तो वैसे केस में प्रोटेक्शन जो है डिफेंस पर्सनल को प्रोवाइड किया जाता है, इंडेमनिटी जो है वो दिया जाता है ऑफिशियल्स को। तो वो इंडेमनिटी जो है कितना दिया जाएगा, किस हद तक दिया जाएगा, किस सिचुएशन में दिया जाएगा, ये जो चीजें हैं इनके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। Then second part, Parliament can prescribe punishment for offences against fundamental right. यानी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अगर होता है तो वायलेशन के केस में कितना पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया जाए, कैसे पनिशमेंट जो है वो दिया जाएगा, क्या क्या पनिशमेंट होंगे, उन सब चीज़ों से रिगार्डिंग जो लॉ है वो कौन बनाएगा? वो पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन ने बॉन्डेड लेबर किया है
यानी किसी पर्सन को पकड़ के उसने ज़बरदस्ती उससे काम करवाया है, दैट मीन्स उसने आर्टिकल नंबर 23 का हनन किया है किसी का। सो वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 23 जो है वो हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग क्या पनिशमेंट रहेगी, वो पनिशमेंट किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा? पार्लियामेंट के द्वारा। और पार्लियामेंट ने बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट जो है वो बना रखा है, और इसी एक्ट के तहत उस पर्सन को पनिश किया जाएगा जिसने किसी से जोर जबरदस्ती करवा के काम जो है वो करवाया है, मजदूरी जो है वो करवाई है, बिकॉज उसने फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 23 का वायलेशन किया है। ठीक है। So now we will be talking about article number 35 clause B. This clause talks about laws that existed before the constitution started in 1950. यानी भारतीय संविधान जब लागू किया गया उससे पहले जो लॉज थे उसके रिगार्डिंग क्या डिसीजन लिया गया है, क्या वो लॉज है वो एग्जिस्ट करेंगे या फिर वो नल एंड वाइड रहेंगे। तो आर्टिकल नंबर 35 क्लॉज बी कहता है कि जो भी लॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने से पहले इंडिया में चल रहे थे वो वैसे ही रहेंगे, वो वैलिड रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट जो है उनको बदल ना दे, उनको अमेंड ना कर दे या फिर उनको रिपील ना कर दे। यानी संविधान के लागू करने से पहले जो कानून चल रहा था वो कानून वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि भारतीय संविधान में वो कानून को मेंशन नहीं किया गया है तो वो कानून जो है वो नल एंड वाइड हो गया। नहीं, अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो उस कानून को नल एंड वाइड जो है घोषित कर सकती है या फिर उसको अमेंड कर सकती है या फिर उसको चेंज कर सकती है। बट जब तक पार्लियामेंट उस कानून को चेंज नहीं करती है तो वो कानून जो है वैसे ही वो कंटिन्यू होता रहेगा, वो अप्लाई होता रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होके वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एंड क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट। और वो जो अगला वीडियो होने जा रहा है वो फंडामेंटल राइट के ऊपर लास्ट वीडियो हमारा होने जा रहा है। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।